चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में यूनिट की थ्योरी देख ली। अब आप लोगों को ये देखना है कि यूनिट के हमारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे और कैसे कैसे क्वेश्चन यूनिट से पूछे जाते हैं, है ना। तो लगभग मैंने 65 क्वेश्चन के आसपास लिए हैं यूनिट वाले चैप्टर से और अच्छे क्वेश्चन लिए हैं 65। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है। अब जैसे कि इन्होंने बोला चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है, तो आपके सामने कुछ मात्रा लिखे, बड़ा कंफ्यूज करते। जैसे कि पास्कल, सर पास्कल जो है ये किसकी यूनिट है, कहना पास्कल सर प्रेशर की यूनिट होती है ना। हेनरी, सर ये प्रेरकत्व की यूनिट होती है जिसको आप इंडक्टेंस भी कहते हो, क्या बोलते हो, इंडक्टेंस। अच्छा सर वेबर की बात करते हैं, तो वेबर बिल्कुल यही तो है तुम्हारा चुंबकीय फ्लक्स। सर यही तो चुंबकीय फ्लक्स है, इसलिए ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा चुंबकीय फ्लक्स। अगर फैराडे की बात करते हैं तो फैराडे नहीं होता, एक्चुअली में फैराड होता है ना। तो फैराड अगर बात करते हैं तो ये धारिता की यूनिट हो जाती है, यानी धारिता कैपेसिटेंस की यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, फैराड। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपवर्तनांक का बताइए मात्रक क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट बताइए क्या है। तो आप ऐसे कह सकते हो, देखो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का, अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूं कि बताइए म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहना ऊपर होती है स्पीड ऑफ मतलब लाइट की स्पीड इन मीडियम, है ना। तो लाइट की स्पीड इन मीडियम उल्टा हो गया, म्यू बराबर फॉर्मूला होता है सी अपॉन वी, सी अपॉन वी, यानी लाइट की स्पीड इन वैक्यूम और डिवाइड बाई होता है लाइट की स्पीड इन मीडियम। बताओ अगर हम लोग म्यू बराबर सी बाई वी के साथ चलेंगे कि भाई सी बाई वी क्या होता है, तो आप सीधा सीधा कहना कि देखो सर ऊपर भी वेलोसिटी है नीचे भी वेलोसिटी है और इनकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी। अब रही बात डायोप्टर और रही बात मीटर की पावर -1, तो कहना डायोप्टर जो है वो किसी लेंस की पावर की यूनिट होती है, किसी लेंस की पावर की यूनिट पूछी जाए तो आपको डायोप्टर होता नहीं है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है ना। तो बच्चा रदरफोर्ड हो गया, क्यूरी हो गया, फैराडे हो गया। अब इन्होंने बोला है कि बताइए रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है, तो कहना रेडियो धर्मिता की एसआई यूनिट होती है क्यूरी। ओके, तो सही आंसर किसके साथ जाएगा, क्यूरी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, दाब का एसआई मात्रक बताइए क्या है। तो अगर दाब का एसआई मात्रक की बात की जा रही है कि बताइए प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होती है, तो आप कहना सर प्रेशर है ना, तो प्रेशर का मतलब होता है पास्कल, प्रेशर का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया, और आपको पता है कि फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, सर फोर्स अपॉन एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, सर यही तो मेरा पास्कल है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 वाट किसके बराबर होता है, सवाल में लिखा है बताइए 1 वाट किसके बराबर होता है। तो पहले आप समझो कि वाट होता क्या है। अगर मैं पूछूं कि भाई वाट का मतलब क्या होता है, तो कहना सर वाट का मतलब पावर का मतलब होता है ऊपर एनर्जी नीचे पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। सर जूल पर सेकेंड को ही वाट कहते हैं, तो जो वाट है ना वो हमारा जूल पर सेकेंड होगा, यानी 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ। देखो 1 पास्कल प्रति सेकेंड ऐसा कुछ होता ही नहीं है, मैं ऐसे ही बताऊं 1 मीटर पर सेकेंड, ये तो स्पीड हो जाती है। भार का ऐसा ही मात्रक बताइए क्या, तो वेट, अगर मैं वेट की बात करता हूं सर वेट का मतलब होता है W बराबर mg, और अगर मैंने पूछा कि बताइए वेट की एसआई यूनिट क्या है, तो आप सीधे सीधे बोलिए न्यूटन। तो वेट की एसआई यूनिट बच्चा न्यूटन होती है। और याद रखना जो सर वेट होता, अब यहां थोड़ा इन्होंने देखो मास लिखा हुआ है, आप इसको सही कर लेना, यहां पर इंग्लिश में क्या लिखा होना चाहिए था, इंग्लिश में लिखा होना चाहिए था वेट, है ना। तो भार का एसआई मात्रक आप क्या कह सकते हो कि न्यूटन होता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावर का ऐसा यूनिट क्या है, तो बस इन्होंने सीधा सीधा पावर पूछी है, और जब भी कभी इलेक्ट्रिसिटी में पावर की बात की जाती है तो वोल्टेज इंटू करंट होता है, V इंटू आई होता है। अच्छा V इंटू आई होने की वजह से ही पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो कितनी होती है सर, जूल के साथ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगी। बताइए जूल प्रति कूलाम किसकी यूनिट होती है, आंसर दीजिए। तो अगर तुमसे जूल प्रति कूलाम पूछा जा रहा है कि बताइए जूल प्रति कूलाम किसकी यूनिट है, बताओ, तो कहना जूल प्रति कूलाम की अगर बात की जाएगी तो कह देना जूल प्रति कूलाम का मतलब है ऊपर W नीचे चार्ज, W/Q, और W/Q क्या होता है सर, W/Q वोल्टेज होता है, इसलिए इसका सही आंसर सी के साथ जाएगा, वोल्ट के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
खगोलीय पिंडों के बीच बहुत लंबी दूरी की माप की इकाई क्या होती है? सर खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंड मतलब जो अंतरिक्ष में है, तो बहुत लंबी दूरी के लिए मीटर, मील, किलोमीटर और प्रकाश वर्ष इनमें से क्या यूज करते हो? तो कहना बहुत लंबी दूरी के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, इसकी डिटेल मैं आपको वीडियो में दे चुका हूं, यानी थ्योरी में दे चुका हूं, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि आराम से नहीं सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा स्पीड में सॉल्व कर रहे हैं। और आपको पता है कि अगर 1 लाइट ईयर की बात की जाती है कि 1 लाइट ईयर में क्या होता है, तो कहना 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। सर ये 1 लाइट ईयर में होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। आगे देखिए, थ्रस्ट की बताइए ऐसा यूनिट क्या है? इन्होंने बोला है थ्रस्ट, बताइए थ्रस्ट की ऐसा यूनिट क्या है? तो कहना अगर थ्रस्ट की बात की जाती है बच्चा, तो थ्रस्ट एक प्रकार का फोर्स होता है, और फोर्स होता है इसीलिए इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन। थ्रस्ट का मतलब होता है आपने जैसे फोर्स लगाया तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो रिएक्शन फोर्स है, बस वो थ्रस्ट है। और अगर थ्रस्ट फोर्स है तो उसका मतलब ऐसा यूनिट न्यूटन। निम्न में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? आपको बताना है इनमें से कौन विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। तो आप मुझे बताइए, अगर वाणिज्यिक इकाई की बात की जा रही है यानी नंबर ऑफ यूनिट की बात की जा रही है, यही तो होता है। तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई जिसको आप नंबर ऑफ यूनिट कहते हो सर, वो होता है किलोवाट आवर। क्या होता है? किलोवाट आवर होता है, किलोवाट आवर होता है। इसीलिए इसका सही आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, किलोवाट आवर के साथ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? इनमें से बोला जा रहा है इनमें से कौन ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो कहना कैलोरी होती है, जूल होती है, वाट सेकेंड होती है, किलोवाट। बच्चा सिर्फ किलोवाट ये ऊर्जा की इकाई नहीं होती है। सिर्फ किलोवाट किसकी इकाई होती है? कहना सिर्फ किलोवाट हमारी पावर की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूल प्रति कूलाम किसके समान होता है ना? तो ये तो आसान सवाल है ना यार। जूल प्रति कूलाम के बारे में बोला जा रहा है कि बताइए जूल प्रति कूलाम किसके बराबर होगा? तो आप सीधा सीधा कहिए, जूल प्रति कूलाम का मतलब है जूल का मतलब क्यू नहीं डब्लू, और कूलाम का मतलब है क्यू, डब्लू बाई क्यू। बताइए डब्लू बाई क्यू क्या है? सर डब्लू बाई क्यू हमारा वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, है ना। चलो आगे देखिए, विकृति का बताइए आयामी सूत्र क्या है? मतलब इन्होंने स्ट्रेन का आयामी सूत्र पूछा है। तो मेरे दोस्त, अगर मैं स्ट्रेन की बात करता हूं तो स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई लेंथ। मतलब ऊपर भी लंबाई है, नीचे भी लंबाई है, जिसकी वजह से स्ट्रेन का जो डायमेंशन लेस फॉर्मूला बनेगा वो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, कोई यूनिट नहीं होती। स्ट्रेन हैज नो यूनिट, इसलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भौतिक में कितने प्रकार की इकाइयां मौजूद है? बताइए। अब यहां से क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, इसलिए हम लोग आराम से अब चलेंगे। भौतिक में बताइए कितने प्रकार की इकाइयां मौजूद है? तो कहना बच्चा भौतिक में 3 तरह की इकाइयां होती है। फिजिक्स में 8 MTS, 8 CGS और 8 तुम्हारा होता है क्या सर? 8 होता है FPS। देख लो, तो फिजिक्स में ध्यान रखना 3 तरह की यूनिट पाई जाती है, MTS, CGS और FPS। तो 3 तरह की यूनिट होती है, MTS, CGS और FPS। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, आगे बताइए क्या है? निम्नलिखित में कौन सा भौतिक मात्रा नहीं है? इनमें से बताइए कौन भौतिक मात्रा नहीं है? तो आप कहना इन्होंने क्वांटिटी की बात की है, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ये क्वांटिटी है, लेकिन किलोग्राम क्वांटिटी नहीं है। किलोग्राम क्वांटिटी नहीं है, किलोग्राम जो है वो भौतिक यूनिट है। दोनों में अंतर होता है। क्वांटिटी की यूनिट होती है, मतलब जैसे कि मैंने कहा कि लंबाई क्या है, तो कहना ये फिजिकल क्वांटिटी है, और इसका मात्रक मीटर होता है। तो मीटर क्या है? तो कहना मीटर एक प्रकार का यूनिट है। ठीक है, तो आप कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्ति का बताइए आयामी सूत्र क्या होता है? पावर का बताइए आयामी सूत्र क्या है? तो अगर मैं पावर की बात करता हूं कि पावर का बताइए आयामी सूत्र क्या होता है, पावर की बात हो रही है यहां पर, पावर। तो कहना अगर मैं पावर की बात करता हूं तो सर पावर का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। बताइए, और जूल का मतलब क्या था? कहना जूल का मतलब तो mL2T-2 ये, और डिवाइड बाई T। तो फाइनली बताइए कितना हो जाएगा? mL2T-3 ये हो जाएगा।
ml2t-3। सर ml2t-3 ऑप्शन नंबर ए में है, तो शक्तिटा आयामी सूत्र ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 और देखिए। टेस्ला, आपने नाम सुना होगा टेस्ला, तो टेस्ला बताइए किसकी इकाई होती है? सवाल ये है कि बताइए टेस्ला किसकी यूनिट है। तो अगर मुझे टेस्ला के बारे में पूछा जा रहा है कि बताइए टेस्ला किसकी यूनिट है, तो कहना चाहिए विद्युत क्षेत्र की है? नहीं भाई, विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है फोर्स अपॉन चार्ज, यानी न्यूटन पर कूलम, है ना। प्रेरकत्व, सर इसका मतलब यहाँ इंडक्टेंस लिखा होना चाहिए था, मोटिवेशन लिखा हुआ है, ऐसा नहीं। तो इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व की यूनिट होती है तुम्हारी हेनरी, सुनना है ना सब लोग। जबकि चुंबकीय क्षेत्र, सर इसी की यूनिट होती है टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र की एसआई यूनिट होती है टेस्ला। वैसे चुंबकीय क्षेत्र की एसआई यूनिट टेस्ला भी होती है ना। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई यूनिट टेस्ला, और 1 टेस्ला बराबर 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है, एम्पियर मीटर भी होता है। और याद रखना 1 टेस्ला में 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये भी होता है। ओके, तो टेस्ला एक प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट होती है, याद रखेंगे। आगे की ओर बढ़िए। अब ये वाला सवाल देखिए कितना बढ़िया। प्रेरकत्व और धारिता का गुणनफल का वर्गमूल किसका आयाम होता है? प्रेरकत्व मतलब L, धारिता मतलब C। इसका अगर मैं अंडर रूट ले लूं, याद करो मैंने ये डायरेक्ट बताया था आपको कि अंडर रूट LC किसका वर्गमूल होता है? अंडर रूट LC वर्गमूल होता है टाइम का। किसका होता है? टाइम का। तो टाइम का वर्गमूल होता है, इसीलिए इसका सही आंसर जाएगा टाइम के साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ, टाइम के साथ। ठीक है, चलो और आगे देखिए। यदि ध्वनि तरंग की आवृत्ति को मापने के लिए, अच्छा ध्वनि तरंग की आवृत्ति को मापने के लिए मानक इकाई बताइए क्या है? तो अगर ध्वनि तरंग की आवृत्ति को मापना है तो बताइए इसकी मानक इकाई क्या है? तो आप सीधा सीधा कहना सर आवृत्ति का मतलब होता है, सर आवृत्ति का अगर बात की जाए तो आवृत्ति क्या है? तो आवृत्ति का मतलब होता है आवर्तकाल का उल्टा। बताइए, अगर आवर्तकाल का उल्टा है तो 1 सेकेंड हो जाएगा, लेकिन 1 सेकेंड को किस नाम से जाना जाता है? हर्ट्ज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 जूल में कितना अर्घ होता है? ये सवाल है। तो कहना सर अगर 1 जूल में अर्घ पूछा जा रहा है तो जूल का मतलब क्या होता है? सर जूल का मतलब न्यूटन मीटर होता है। अर्घ का मतलब क्या होता है? सर अर्घ का मतलब होता है, अर्घ का मतलब होता है डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर, चेक कीजिए। अर्घ का मतलब होता है डाइन सेंटीमीटर। और देखिए अगर 1 जूल में 1 न्यूटन मीटर में डाइन सेंटीमीटर पूछा जा रहा है तो न्यूटन को डाइन बनाइए तो 10⁵, मीटर को सेंटीमीटर बनाइए 10⁻²। तो बताइए फाइनली कितना हो जाएगा? सर फाइनली हो जाएगा 10⁻7। चेक कीजिए। तो 1 जूल में 10⁻7 अर्घ होता है, बस अंतर ये होता है जूल न्यूटन मीटर, सर ये ऊर्जा का ऐसा यूनिट होता है, और डाइन पर सेंटीमीटर CGS यूनिट होता है। सर न्यूटन पर मीटर को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? हाँ सर यही तो है जूल, ठीक है। और डाइन सेंटीमीटर बताइए क्या है? सर ये अर्घ है, अर्घ है। चलो आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा आवृत्ति का आयाम नहीं है? इनमें से कौन सा आवृत्ति का आयाम नहीं है? तो भैया आवृत्ति का मतलब क्या होता है? कहना आवृत्ति का मतलब होता है 1 सेकेंड। तो तुमसे बोला जा रहा है कौन 1 सेकेंड नहीं है? तो अब इसके लिए आपको याद होना चाहिए अंडर रूट LC कॉमा जो है CR कॉमा एक और मैंने बताया होगा LR C/R नहीं सही है CR LR, ठीक है। तो बच्चा ये मैंने L/R बताया होगा, L/R अंडर रूट LC तो हो गया 1/RC L/C, ठीक है। L/R मैंने बताया होगा। तो मैंने आप लोगों को अभी थ्योरी में पढ़ाया था, याद कीजिएगा कि अंडर रूट LC CR और L/R इन तीनों का यूनिट क्या होता है? सर इन तीनों का यूनिट होता है सेकेंड, है ना। बताइए इन तीनों का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो 1/अंडर रूट LC, सर ये 1 सेकेंड हो जाएगा। CR 1/CR 1 सेकेंड, R/L 1 सेकेंड, लेकिन CL कुछ नहीं होता, C/L। आप खुद देखो ना कि अगर अंडर रूट LC सेकेंड है तो 1/अंडर रूट LC 1 सेकेंड।
तो जब एल सी हो गया तो सी बाई एल कुछ नहीं होगा, है ना। तो सी बाई एल जो है वो एक ऐसा यूनिट होगा जो कह सकते हो आवृत्ति का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा घनत्व का आयामी सूत्र है? इनमें से कौन बताइए घनत्व का आयामी सूत्र? मेरे भाई डेंसिटी का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यही तो होता है डेंसिटी का मात्रा। अगर मैं पूछूं कि बताइए घनत्व का मात्रा क्या है, तो कहना घनत्व का मात्रा होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा, किलोग्राम की बात करते हैं। किलोग्राम क्या है सर? एम, नीचे मीटर क्यूब मतलब L3, एम बटे L3। तो m बटे L3 क्या है? तो कहना m बटे L3 जो है ml की पावर -3 है, t की पावर 0 घनत्व का। अगला क्वेश्चन देखिए, CGS और MKS प्रणाली में दोनों में से कौन सी भौतिक मात्रा एक ही होती है? बहुत सही क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि अगर मैं CGS और MKS प्रणाली की तुलना करूं तो आप मुझे बताइए इन दोनों में से कौन सी भौतिक मात्रा एक ही होती है? कौन सी भौतिक मात्रा एक ही होती है ना? तो अगर मैं एक ही की बात करता हूं कि बताइए इनमें से कौन एक ही है, तो कहना सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो सेकेंड और सेकेंड देखिए ये हमारा एक है, तो क्या चीज समान हो गया? कहना हमारा टाइम समान हो गया। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए, टाइम समान है ना। आगे देखिए ये वाला सवाल देखिए, एक भौतिक राशि Q प्रेक्षणी XYZ पर निर्भर करती है। इन्होंने कहा है कि Q का जो मान है वो x³ y² और डिवाइड बाई z ये है। तो बोला जा रहा है XYZ के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1%, 2% और 4% है, यानी XYZ के मापन में प्रतिशत त्रुटि पूछी कह दिया, और Q की प्रतिशत त्रुटि पूछी जा रही है। तो याद करो मैंने आपको इसको फॉर्मूला बनाने का तरीका बताया था। सबसे पहला काम मैंने कहा था x³ इंटू y² इंटू z की पावर -1, ऐसा कर लो पहले, यानी जो बटे में हो उसको आप पावर में ले जाइए, ले रहे। फिर मैंने आपको कहा था कि परसेंटेज ऑफ Q पहले लिखिए, जो पावर में है उसे आगे लाके परसेंटेज ऑफ x कीजिए, पावर में है उसे परसेंटेज ऑफ y कीजिए, -1 परसेंटेज ऑफ z कीजिए, पावर को आगे लाके, है ना। तो आप मुझे बताइए अगर मैं इसको फाइनली सॉल्व करके दिखाऊं कि बताइए ये सॉल्व करने से कितना आंसर आ रहा है, तो परसेंटेज ऑफ x की बात करते हैं तो ये 8, 2 और 4 है क्रमशः। तो परसेंटेज ऑफ x 8 है, इसलिए 3 गुणे 8 प्लस 2 गुणे कितना है 2, और ये है सर 4। बस जल्दी से फटाफट इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 3 तुम्हारा ये आ गया, 2 दूनी 4 -4, 4 से 4 कैंसिल। तो देख लीजिए Q के मान में जो त्रुटि होनी चाहिए वो 3% की होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। समझे ना? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी किसका मात्रक होता है ना। तो चुंबकीय तीव्रता, बच्चा चुंबकीय तीव्रता कह दिया जाए या चुंबकीय क्षेत्र कह दिया जाए, सर इसका मात्रक टेस्ला होता है। आवृत्ति, सर इसका मात्रक तो हर्ट्ज होता है। धारिता का मात्रक होता है फैराड, और प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? सर इसी का मात्रक होता है हेनरी। ध्यान रखना, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पॉइज होता है, मतलब मुझे बोला जा रहा है कि बताइए इनमें से पॉइज क्या है। क्वेश्चन ये है कि बताइए पॉइज क्या है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि देखो सर पॉइज जो है वो CGS मात्रक होता है। जैसे कि आपको पता है श्यानता की बात करते हैं, विस्कोसिटी की बात करते हैं, तो विस्कोसिटी का एक यूनिट होता है SI, एक होता है CGS। तो बच्चा विस्कोसिटी की जो SI यूनिट होती है सर वो होती है पास्कल सेकेंड, और CGS यूनिट होती है डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को ही हम लोग एक नाम से जानते हैं, वो नाम क्या है? पॉइज। ठीक है, वो नाम क्या है? पॉइज। तो अगर वो नाम पॉइज है तो आपको इन्होंने बोला है कि एक पॉइज किसके बराबर होता है। अच्छा, इसका संबंध पूछा रहा है, तो एक पॉइज जो होता है, अब मैं पहले बताता हूं, एक पास्कल सेकेंड में जब पूछा जाता है, एक पास्कल सेकेंड में सर वो 10 पॉइज होता है, 10 पॉइज। लेकिन अगर एक पॉइज में पूछा जाए तो 1/10 ये 0.1 पास्कल सेकेंड होता है, देख लो। ठीक है, तो इसका सही आंसर जाएगा 0.1,
और हाँ कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये पास्कल सेकेंड तो है नहीं है, तो बच्चा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड को हम लोग पास्कल सेकेंड भी कह सकते हैं, है ना भाई, यही वाला मान तो पास्कल सेकेंड है। तो इसका आंसर जाएगा कि हमारा अगर एक पॉइंट में पूछा जा रहा है तो 0.1। आगे देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से किस यूनिटी राशियां विमाएं समान है, इनमें से बताइए कौन सी यूनिटी विमाएं समान है। इन्होंने समान युग्म वाली विमा पूछी है, मतलब समान विमा वाली युग्म पूछा है। तो कहना टार और शक्ति, नहीं सर विमा समान नहीं है। टार का मतलब होता है जूल, शक्ति का मतलब जूल पर सेकेंड। घनत्व और अपेक्षित घनत्व समान नहीं है। घनत्व मतलब किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अपेक्षित घनत्व मतलब हाँ टो यूनिट ही। संवेग आवेग, यस ये समान है। चाहे संवेग हो चाहे आवेग हो, दोनों का जो यूनिट होता है, दोनों का जो मात्रक होता है वो न्यूटन सेकेंड होता है। अच्छा, प्रतिबल विकृति की बात करते हैं तो इन दोनों की यूनिट समान नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्रतिबल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विकृति का मतलब होता है डेल्टा एल डिवाइड बाई एल, ये होता है, कोई यूनिट नहीं होती। मतलब 29वां नंबर देखिए, ए तथा बी भौतिक राशियां भिन्न भिन्न विमाएं रखती हैं, अतः कौन सी प्रक्रिया उपरोक्त राशियों के लिए उपयुक्त है, इनमें से बताइए कौन सी प्रक्रिया। तो आप ये कहना कि अगर मैं ए और बी भिन्न भिन्न राशियां हैं तो इसका मतलब ये है कि ए और बी को कभी जोड़ा नहीं जा सकता, कभी घटाया नहीं जा सकता, कभी नहीं घटाया जा सकता। लेकिन हाँ इनका मल्टीप्लाई जरूर किया जा सकता है, क्योंकि भिन्न भिन्न राशियों का आपस में मल्टीप्लाई, देखो चाल बराबर दूरी, दूरी बराबर चाल जुड़े समय, तो चाल और समय का देखो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों भिन्न भिन्न राशियां हैं। तो आप कहना ये तो सही हो सकता है सर। अच्छा, लास्ट वाला सही नहीं हो सकता क्योंकि ई की पावर ए बटे बी है। अगर ए और बी की भिन्न भिन्न डायमेंशन होगी तो ऊपर कुछ ना कुछ डायमेंशन आ जाएगी जो कि गलत हो जाएगा। मैंने कई बार बताया है कि ई की पावर अगर ए बटे बी है तो ए और बी की कोई डायमेंशन, ए बटे बी की कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, और ए बटे बी की अगर कोई डायमेंशन नहीं है, नो यूनिट है, तो इसका मतलब ए की डायमेंशन बी की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए। तो बराबर तो इन्होंने बोला ही नहीं था, इन्होंने कहा था अलग अलग है, इसलिए कह सकते हो कौन सा फॉर्मूला बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, पार्सेक, इन्होंने बोला है कि बताइए पार्सेक क्या होता है। तो कहना पार्सेक सर देखो दूरी का मात्रक होता है, ये बात सबको पता है, और आपको पता है कि जब भी कभी हम लोग बात पार्सेक की करते हैं कि पार्सेक दूरी का कैसा मात्रक होता है, तो कह देना दूरी का सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है, लार्जेस्ट यूनिट होती है पार्सेक दूरी की, ठीक है। अच्छा, अगर लार्जेस्ट यूनिट है तो तुम्हें मान भी पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पार्सेक में कितना होता है तो कहना 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, ये हमारा पार्सेक में होता है। और याद रखना, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, कितना लाइट ईयर होता है, तो भी आप बताइए 3.26, है ना। तो पार्सेक सर दूरी का मात्रक है, और दूरी का भाई सबसे बड़ा मात्रक होता है, ये भी आपको कॉपी में नोट डाउन करके रखना है। आगे देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का विमी सूत्र बताइए। कैपिटल जी का इन्होंने बोला है कि बताइए सर कैपिटल जी का विमी सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, है ना। अब ये ऐसा सवाल है जिसमें आप लोगों को फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए, नहीं फॉर्मूला पता तो डायरेक्ट मात्रक पता होना चाहिए, है ना। जैसे मैं कैपिटल जी का मात्रक पूछूं क्या होता है, तो कैपिटल जी का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। कैपिटल जी का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, बिल्कुल। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो कहना न्यूटन का मतलब होता है एम एल टी माइनस टू, देख लो एम एल टी माइनस टू, मीटर स्क्वायर का मतलब होता है L2, और किलोग्राम स्क्वायर का मतलब होता है M2, ये देखो। तो आप मुझे बताइए जरा कैपिटल जी का मतलब क्या होगा। तो कैपिटल जी का मतलब मुझे साफ साफ नजर आ रहा है, ये ऊपर जाएगा 8m से 8m कैंसिल, तो m की पावर -1, L की पावर 3 और t की पावर -2, ये हमारा हो गया। m की पावर -1, L की पावर 3, t की पावर -2, ये देखिए ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी के साथ होगा। चेक कीजिए, ठीक है। चलो और आगे देखिए, यदि VC धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर है। अच्छा, C और V2 इन्होंने
टीसी प्लेट में विभवांतर और धारिता रहती, तो सीवी स्क्वायर की विमा बताइए। तो ये भी आसान है, कठिन नहीं है। आपको बस एक बात पता होना चाहिए कि टीसी संधारित्र में जो ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला हाफ सीवी स्क्वायर होता है। सर अगर ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ सीवी स्क्वायर है तो सी इंटू वी स्क्वायर की विमा किसके बराबर होगी, कहना सी इंटू वी स्क्वायर की विमा हो जाएगी ऊर्जा के बराबर, यानी ml2t-2। सीधा सीधा सवाल है यार। तो इसका सही आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, ml2t-2 के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, बताइए इसका आंसर। बोला जा रहा है कि 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट की विमा किसके बराबर होनी चाहिए, मुझे बताइए। 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट की विमा बताइए किसके बराबर होना चाहिए। तो आपका प्रश्न एकदम सीधा सीधा है, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट की विमा बताइए किसके बराबर होनी चाहिए। तो आप कहना 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट की अगर विमा की बात करते हैं, डायमेंशन की बात करते हैं कि बताइए डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए, तो आप सीधा सीधा बोलिए कि सर ये तो आपने सीधा सीधा वेग के बारे में कहा था, वेलोसिटी के बारे में कहा था। तो आंसर किसके साथ जाएगा, सर आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। हालांकि हम इसको तोड़ मड़ोड़ के किसी और में भी निकाल सकते थे, फिलहाल ये आपका आंसर है। निम्नलिखित में कौन से युग्म की विमाएं समान नहीं है, इनमें से कौन सी युग्म की विमाएं समान नहीं है, ये क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। तो कहना देखो सर संवेग और आवेग की तो देखो समान होती हैं, कोणीय संवेग और आवृत्ति नहीं सर ये समान नहीं है। कोणीय संवेग का मतलब होता है जूल सेकेंड और आवृत्ति का मतलब क्या होता है, सर आवृत्ति का मतलब होता है सिर्फ 1/सेकेंड, दोनों समान नहीं है सर। एंगुलर मोमेंटम और कह सकते हो कोणीय संवेग और आवृत्ति समान नहीं है। अच्छा दाब और प्रत्यास्थ गुणांक क्या है, सर ये समान है, बिल्कुल समान है। प्लांट नितान और कोणीय संवेग, हाँ ये समान है। कोणीय संवेग हो या फिर प्लांट्स कांस्टेंट हो, इसकी कह सकते हो यूनिट समान होती है। क्यों समान होती है, इसलिए समान होती है क्योंकि ये दोनों का जो मात्रा है वो जूल सेकेंड आता है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, 35 नंबर देखिए क्या। तो बच्चा 35 नंबर में बोला जा रहा है कि समीकरण P बराबर लिखा हुआ है a-t² डिवाइड बाई bx। समीकरण P बराबर लिखा हुआ है a-t² डिवाइड बाई bx और बोला जा रहा है a/b की विभा बताइए। निकाल पाओगे, कुछ नहीं करना यार, पहले डिवाइड करा दो जल्दी से इसको। तो डिवाइड कराएंगे a/bx माइनस का t² डिवाइड बाई x, t² डिवाइड बाई x ये हो। अब आप मुझे बताइए अगर मैं इसको पूरा कैलकुलेट करूं कि भाई ये कैसे क्या होने वाला है, तो बहुत ध्यान से सुनना कैसे के साथ जो मैं बता रहा हूं। a/bx माइनस का t²/x, ध्यान सुनना। तो मैं ये कह सकता हूं कि a/b की जो विमा होगी वो p के बराबर होगी, ये कह सकते हैं। बताओ a/b की विमा p के बराबर होगी। तो आप मुझे बताइए a डिवाइड बाई bx इसकी विमा किसके बराबर होगी, सर इसकी विमा p के बराबर होगी, ऐसा बोला सकता है। a डिवाइड बाई b की विमा किसके बराबर होगी, p इंटू x के बराबर होगी। बताइए a/b की विमा किसके बराबर होगी, कहना a/b की विमा p इंटू x के बराबर होगी बच्चा। अच्छा p का मतलब क्या है, सर p का मतलब है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बताओ p का मतलब क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू x, x मतलब मीटर। बताइए तो मेरे दोस्त अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं तो न्यूटन पर मीटर आया। अच्छा न्यूटन पर मीटर आया तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ml, भाई न्यूटन का मतलब होता है ml/t-2 और नीचे पर मीटर मतलब l, तो ये l से l भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो mt⁻⁻2 आ जाएगा। बताइए तो एकदम आसान सा सवाल था, कोई हेडेक वाली बात नहीं है। mt⁻⁻2 ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा, सर ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर। ठीक है चलो अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भौतिक राशि के युग्म जो विमाएं समान रखते हैं, भौतिक राशि के युग्म जो विमाएं समान रखते हैं, इस बात का क्वेश्चन है ना, कि बताइए इनमें से वो कौन सा युग्म है जो समान विमाएं रखते हैं। मैं देखता हूं प्लांट नितांत और बलाढूण के समान विमाएं रखते हैं, नहीं सर। देखो बलाढूण का मतलब होता है न्यूटन मीटर, बलाढूण की विमा होती है सर न्यूटन मीटर, ये देखो। और प्लांट नितान की विमा बताइए क्या होती है, सर प्लांट नितान की विमा होती है जूल सेकेंड, ये हो गया जूल सेकेंड, है ना, समान नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं रेनॉल्ड नंबर और
घर्षण गुणांक। ये दोनों चीजें ऐसी होती हैं जो कि कोई यूनिट नहीं होती। देखो घर्षण गुणांक की तो सबको पता है कोई यूनिट नहीं होती। ये जो रेनॉल्ड नंबर है ये भी एक टर्म होता है रेनॉल्ड नंबर, जिसमें ऊपर होता है इनर्शिया फोर्स और नीचे होता है विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाई विस्कस फोर्स, सर इसकी भी कोई भी मान नहीं हो रही, इसीलिए इसका आंसर भी इसके साथ जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस युग्मित विमाएं समान नहीं है, बताओ। इनमें से किस युग्मित विमाएं समान नहीं है, सवाल ये है। तो आप मुझे बताइए इनमें से किसकी समान नहीं। सर दाब और प्रतिबल, इन दोनों की तो समान होती है। प्लाट नितान कोड़ी संवेग, मैंने कई बार बताया जूल सेकेंड, इनकी भी समान होती है। बल और पृष्ठ तनाव की बात करते हैं तो बल का मतलब न्यूटन होता है, पृष्ठ तनाव का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर, सर इनकी समान नहीं है। बस कोण और अपरूपण विकृति, सर इनकी भी समान है, क्योंकि एंगल की भी कोई विमा नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती, और जितनी भी विकृतियां होती है उसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो किस विमाएं समान नहीं है, कहना ऑप्शन नंबर ए, इसकी समान नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, एक सीधी रेखा पर इन्होंने एक समीकरण दे रखा है, एक सीधी रेखा पर चलने वाले कण की स्थिति के लिए एक समीकरण दे रखा है, x बराबर a डिवाइड बाई बी, और आगे है 1 माइनस ई की पावर माइनस का 80, ये लिखा हुआ। देख लो अब आगे देखो क्या बोला जा रहा है कि यदि b स्थिर है, a ग्रेटर देन 0 है, ऐसा बोला जा रहा है। और तुमसे बोला जा रहा है कि बताइए ए क्यूब बटे बी का आयाम क्या होना चाहिए। ए क्यूब बटे बी, ये थोड़ा समझने वाला सवाल है, जल्दीबाजी में हम लोग इसको नहीं सोल्व कर सकते, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा। ए क्यूब बटे बी की विमा पूछ रहा है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखो। सर ई की पावर है 80, तो आपको पता है कि a इंटू टी, अगर ये e की पावर में है तो कन्फर्म 80 कुछ ऐसा होना चाहिए कि इसकी कोई विमा नहीं होनी चाहिए। 80 की सर कोई विमा नहीं होनी चाहिए, कोई विमा नहीं होनी चाहिए। 80 हैज नो यूनिट। अच्छा 80 हैज नो यूनिट, तो ये कैसे पॉसिबल है। टाइम की तो विमा होती है t, तो ये तब पॉसिबल है जब a की विमा 1/t के बराबर हो। जब a की विमा 1/t के बराबर हो, ये तब पॉसिबल है सर, बताओ। तो अगर a की विमा 1/t, इतना क्लियर है। अब दूसरी बात सुनो, यहां पर e की पावर की कोई विमा नहीं, 1 का कोई मतलब ही नहीं, तो a बटे बी की विमा x के बराबर होगी। बताइए अगर a बटे बी की विमा x के बराबर है तो a बटे बी की विमा x के बराबर हो रही, देख लो। लेकिन मुझे निकालना क्या था सर, मुझे तो निकालना था a क्यूब बटे बी, a क्यूब बटे बी, a क्यूब बटे बी निकालना था। तो एक बात मुझे बताइए, अगर मैं a क्यूब बटे बी निकालता हूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं a बटे बी को पहले इससे अलग कर लो, और आगे लिख लीजिए a स्क्वायर। देख लो अगर मैं a क्यूब बटे बी को निकालता हूं और a बटे बी को मैंने अलग कर लिया मेरे भाई, और a बटे बी कितना मैंने माना x, देखो तो ये तुम्हारा x, और a स्क्वायर की विमा 1/t स्क्वायर के बराबर हो रही, देखो, है ना। तो आप मुझे बताइए क्या होगा इसका। तो कहना सर अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करने चाहूं तो ये x बटे टी स्क्वायर, ऊपर x मतलब मीटर, समय मतलब सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, कहना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एक्सेलेरेशन, ऑप्शन नंबर डी के साथ। चेक कीजिए, तो काफी बढ़िया सवाल था ये, आप इसको आसान नहीं कह सकते, ये कठिन ठीक ठाक लेवल का सवाल था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 39, देखिए एक कण v बराबर, इन्होंने v का एक समीकरण दिखाया। एक तो लिखा है सबसे पहले 80, फिर लिखा b बटे t, और फिर लिखा है c। देखो तो बोला जा रहा है कि अगर इस तरह का कुछ लिखा है तो a b c की विमा बताइए। निकल आएगा बड़े आराम से। देखो कैसे, ये सारे के सारे टर्म आपस में जुड़ रहे हैं। जब भी कभी सारे टर्म आपस में जुड़ते हैं तो उनकी विमाएं आपस में बराबर होती हैं। मतलब डायरेक्ट मैं कह सकता हूं कि जो सी की विमा होगी वो वेलोसिटी के बराबर होगी, और वेलोसिटी की विमा सबको पता होती है एल टी पावर -1। बताओ तो एल टी पावर -1 सी में देखो यही वाला ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है, चेक कर लीजिए। इसीलिए डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं और भी निकाल लेता हूं, ऐसा नहीं है। हाँ देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए यहां ए टी, तो ए इंटू टी ये हो गया।
तो सर मुझे बताइए एटीटीबी मा क्या होनी चाहिए, तो कहना एटीटीबी मा वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए, डेट मीन्स एलटी माइनस 1 के बराबर होनी चाहिए। देखिए एलटी माइनस 1 हो गया। टी देखो एटीबी में मुझे चाहिए, टी ऐसे नीचे जाके ऊपर जाएगा वहां, तो टटेगा नहीं, धोटे से टाट मत देना, एलटी की पावर -2 बना लेगा वो, एलटी की पावर -2 बना लेगा। तो एटीबी में एलटी की पावर देखो -2 हो रही, 2 मैंने क्रॉस चेक कर लिया है, तो बाकी तीसरा तो भाई अपने आप आ ही जाएगा, है नहीं रे। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। यदि समीकरण f बराबर लिखा हुआ है, f बराबर AT प्लस BT स्क्वायर, f बराबर लिखा हुआ है AT प्लस BT स्क्वायर, बताइए तो किसी वस्तु पर कार्य करता है तो A बटे BT विमा क्रमशः होगी, A बटे BT विमा क्रमशः होगी, ये ओके। तो अगर मुझे A बटे BT विमा निकालनी है कि भाई A बटे BT विमा क्या होनी चाहिए, तो बड़े आराम से हम कर सकते हैं। देखो F तुम्हारा बल है, तो AT तो आप F के बराबर कर दो, तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये AT तुम्हारा F के बराबर आ गया है मेरे दोस्त, तो AT विमा क्या हो जाएगी सर, AT विमा हो जाएगी F डिवाइड बाई T, बताओ AT विमा हो जाएगी F डिवाइड बाई T, वेरी गुड। सर F का मतलब क्या है, सर F का मतलब है mlt-2 डिवाइड बाई T। तो जल्दी बताइए, अगर मैं A की बात करता हूं तो AT विमा क्या हो जाएगी सर, AT विमा हो जाएगी mlt-3, चेक कीजिए। अब अगर AT विमा mlt-3 हो गया, तो BT विमा क्या होनी चाहिए, तो कहना कुछ नहीं करना, BT स्क्वायर इस बार बराबर कर दो, और जैसे BT स्क्वायर को बराबर करोगे तो mlt-2 बटे T स्क्वायर mlt-4 आ जाएगा। भाई जैसे तुमने बटे T किया है वैसे बटे T स्क्वायर ऊपर जाएगा, -4 हो जाएगा, है ना। तो आंसर इसका देखो मिल गया ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो कई बार ऐसे अगर प्रश्न आते हैं, आपको कैसे लगाना है, कैसे सॉल्व करना है, ये सीख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो बच्चा अगला क्वेश्चन है प्लांट नियतांक का क्वेश्चन है ना। अब ये प्लांट कांस्टेंट क्या होता है, इस बात को सुनो। प्लांट नियतांक की बात करते हैं तो डायरेक्ट आपको बस मात्रा पता होना चाहिए। मान तो भाई पूरी दुनिया को पता है, मैं भी बता देता हूँ, 6.64 इंटू 10⁻34, और आगे हो जाता है तुम्हारा जूल सेकेंड, बताइए होता है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए प्लांट नियतांक की विमीय सूत्र क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए डायमेंशन फॉर्मूला, तो कहना अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूले की बात करता हूं इसकी मदद से, तो जूल का मतलब होता है ml2t-2, और सेकेंड का मतलब क्या होता है सर, सेकेंड का मतलब होता है t, तो क्या हो जाएगा ml2t-1, ml2t-1, है कि नहीं। तो ये तुम्हारा प्लांट नियतांक की विमा हो जाएगी ml2t-1। तो आंसर देखिए किसके साथ जाएगा, ml2t-1, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, प्लांट कांस्टेंट की विमा। ये सब मैंने सिखाया बहुत अच्छे से यार। आगे देखिए, कैंडला, बताइए इनमें से किसका मात्रक होता है, ज्योति फ्लक्स, ज्योति तीव्रता, ज्योति दाब, या फिर ज्योति प्रभाव, कितने सारे ज्योति हो रहे। तो कैंडला ये तुम्हारा ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक होता है कैंडला, है ना, ज्योति तीव्रता का। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है, बताओ। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है, मोमेंटम की इकाई क्या है। तो उन्होंने संवेग की इकाई पूछी है, तो याद करो मैंने संवेग की मोमेंटम की 2 तरह की इकाई बताई थी, एक तो न्यूटन सेकेंड बताई थी, और मैंने कहा था इसके अलावा एक और याद रखिए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है ना। तो आंसर किसके साथ जाएगा, आंसर जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ या न्यूटन सेकेंड के साथ, और न्यूटन सेकेंड देखिए ऑप्शन नंबर ए के साथ हो गया, न्यूटन सेकेंड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए आंसर। न्यूटन मीटर निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की एसआई यूनिट है। अब इन्होंने न्यूटन मीटर पूछा है ना, काफी आसान है बच्चा। अब आप खुद मुझे बताओ, न्यूटन मीटर निम्न से डिस्क्रीट डायमेंशन यूनिट है, त्वरण की हो नहीं सकती, पावर की हो नहीं सकती, बल की हो नहीं सकती, बलारूढ़ की हो जाएगी। भाई बलारूढ़ का मात्रा थी तो न्यूटन मीटर होता है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 जूल में लगभग कितने कैलोरी होती है। अब इन्होंने 1 कैलोरी में नहीं पूछा, इन्होंने 1 जूल में पूछा है, ये याद रखना, 1 जूल में। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 1 जूल की बात करता हूं कि 1 पहले कैलोरी की बात करते हैं, 1 कैलोरी का मतलब हो गया 4.2 जूल, ये हो गया।
1 कैलोरी का मतलब हो गया 4.2 जूल, तो 8 जूल का मतलब क्या हो जाएगा सर? 8 जूल का मतलब हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4.2 कैलोरी, ये हो जाएगा। अच्छा 8 जूल में 1 डिवाइड बाई 4.2 कैलोरी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 10 डिवाइड बाई 42 कर सकते हैं, है ना। और 10 डिवाइड बाई 42 मतलब 5/31, और 5/31 तो सॉल्व करके देखिए तो 0.24 के आसपास आ जाएगा। तो याद रखना 8 जूल में जब कैलोरी पूछा जाता है ना, तो 0.24 के आसपास आपको बताना है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 के साथ। थोड़ा उल्टा है लेकिन आप निकाल सकते हो बड़े आराम से, है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 46 नंबर। प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या होती है? रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट बोला जा रहा है। तो कहना अगर ये रेजिस्टेंस होता, प्रतिरोध होता, तो कहना प्रतिरोध के लिए हम लोग ओम का इस्तेमाल करते, लेकिन अगर इन्होंने प्रतिरोधकता बोली है, रजिस्टिविटी बोली है, तो कहना रजिस्टिविटी आर बराबर, देखो फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बटे ए। लेकिन अगर रो बराबर पूछू कितना होगा, तो रो बराबर हो जाएगा आर इंटू ए बटे एल। बताइए तो आर का मात्रक क्या होगा? कहना आर का मात्रक ओम हो जाएगा, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई एल मीटर। तो मीटर से मीटर देखिए कट गया, तो फाइनली बचेगा ओम मीटर। ये देखो ओम मीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 के साथ जाएगा। प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट ओम मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, विकृति ऊर्जा घनत्व का। अच्छा ये एक नया टर्म है, आप लोग क्लियर हो सकता है कि आप लोग ना जानते हो, विकृति ऊर्जा घनत्व, या फिर सिंपली आप इसको ऊर्जा घनत्व भी बोलेंगे ना तब भी काम करेगा। ऊर्जा घनत्व, अगर मैं पूछूं कि क्या होता है ऊर्जा घनत्व, बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं क्या होता है ऊर्जा घनत्व, कहना अगर मुझे एनर्जी डेंसिटी के बारे में बात करनी है, तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि ऊर्जा ऊपर होता है और आयतन नीचे। इकाई आयतन की जो ऊर्जा होती है सर, इकाई आयतन की ऊर्जा तो ऊर्जा घनत्व कहते हैं, इकाई आयतन की ऊर्जा ऊर्जा घनत्व कहलाती है, इकाई आयतन। तो ऊर्जा का मतलब ml2T-2 ऊपर देख लो, और आयतन का मतलब L3 नीचे। तो अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करके देखूं तो क्या हो जाएगा, ml⁻⁻1T⁻², ml⁻⁻1T⁻², ये इसका सही आंसर होगा ml⁻⁻1T⁻²। चेक कीजिए, ये ऊपर जा रहा है ना, देखो। चलो आगे देखिए, निम्नलिखित राशियों में से द्रव्यमान का आयाम शून्य होगा। द्रव्यमान का आयाम बोला जा रहा है कि इनमें से किसमें शून्य होगा? जैसे कि मैंने कई बार बताया है कि ऊष्मा हो या हीट हो, इनकी डायमेंशन होती है ml2T-2। तो इसमें m की पावर तो 0 आया ही नहीं, है ना। प्रस्थ तनाव की विमा मैंने बताई थी mt⁻², इसमें भी m की पावर 0 नहीं आया, समझो बात को। और श्यांतर गुणांक की अगर मैं निकालूं न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर से, तो मेरे भाई इसमें भी किसी भी कीमत में m की पावर 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि न्यूटन का मतलब होगा ml⁻², सेकेंड t, नीचे L2, m तो बना रहेगा। तो विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूले में क्या होता है कि विशिष्ट ऊष्मा के फॉर्मूले में ΔQ डिवाइड बाई m इंटू ΔT होता है, ये होता है। यही रीजन है कि इसमें देखिए ये m नीचे डिवाइड होने की वजह से, m नीचे डिवाइड होने की वजह से कह सकते हो इसमें m की पावर 0 आ जाएगा, इसमें m की पावर 0 आ जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49, देखिए क्या है। माप की किसी भी प्रणाली में मौलिक मात्राओं का एक समूह बनाने वाली मात्राओं का समूह है। अच्छा मौलिक मात्राओं का एक समूह बोला जा रहा है। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, वेट। अब देखो वेट तो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं बनाता, बताइए क्या बनाता है? नहीं बनाता ना। तो सही आंसर ए के साथ जाएगा, लंबाई, द्रव्यमान और समय, यही तीन मिलकर फंडामेंटल क्वांटिटी बनाते हैं, मूल मात्रक बनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, 8 फर्मी बताइए किसके बराबर होता है। प्रश्न लिखा हुआ है कि बताइए 1 फर्मी किसके इक्वल होता है। 1 फर्मी, तो 1 फर्मी, अब देखो 1 फर्मी मैंने आपको बताया 10⁻⁻15 मीटर होता है। 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर होता है, लेकिन उन्होंने मीटर में ऑप्शन ही नहीं दिया। 10⁻⁻12 मीटर है, 9 मीटर है, तो सब गलत हो जाएगा ना। अच्छा क्या हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, आपको पता है, जैसे कि लास्ट वाले ऑप्शन को थोड़ा गौर से देखिए, 10⁻⁹ है
और आपको पता है कि 8 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होता है। 8 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होता है, जिसकी वजह से 10⁻⁻15 मीटर बन जाएगा। यही रीजन है कि इसका आंसर नंबर डी के साथ जाना चाहिए। ओके, क्लियर है ना? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, 51 नंबर देखिए, पीटो और डीटा के बीच का अनुपात बताइए। पीटो और डीटा के बीच का बताइए क्या अनुपात है। तो इन्होंने पीटो और डीटा पूछा है, एकदम आसान सवाल है। जैसे कि आपको पता है पीटो और डीटा, इनके बीच का रेशियो पूछा है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं पीटो की बात करता हूं, पीटो, तो पीटो का मतलब होता है 10⁻12 मीटर और डीटा का मतलब होता है 10⁻9 मीटर। बताइए, तो 10⁻12 ऊपर और 10⁻9 नीचे, तो -12 -9 ये कितना हो जाएगा सर? 10⁻21। और आगे यूनिट नहीं आएगा क्योंकि मीटर कैंसल आउट हो चुका होगा। 10⁻21 ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त ऊष्मा का बताइए विमी सूत्र क्या होता है। लेटेंट हीट का बताइए विमी सूत्र क्या है। आसान सवाल है यार। देखो, अगर तुम्हें लेटेंट हीट क्यू बराबर पूछा जा रहा है तो कहना m × L होगा। सॉरी, लेटेंट हीट की बात करते हैं कि बताइए लेटेंट हीट का विमी सूत्र क्या है। तो आप ऐसा बोलना कि भाई गुप्त ऊष्मा को हम लोग L से शो करते हैं और फॉर्मूला होता है Q/M गुप्त ऊष्मा के लिए। तो Q का मतलब क्या हुआ सर? Q का मतलब हुआ mL2T-2 डिवाइड बाई द्रव्यमान है। M का मतलब क्या है? द्रव्यमान, और द्रव्यमान को M से शो करते हैं। तो फाइनली बताइए कितना आ जाएगा? L2T⁻²। ये हो गया L2T⁻²। ये इसका सही आंसर है। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा m⁻0 L2T⁻²। अगला देखिए 53 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश है? इनमें से बताइए कौन सी राशि सदिश। अभी ये सदिश अदिश वाला सवाल आ गया यार। देखो, चाल, अब यहाँ चाल की इसलिए स्पीड लिख लेना, ट्रेट लिखा हुआ था सर। ये अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश है, तापमान अदिश है, लेकिन जो वेलोसिटी होती है ये कैसी राशि होती है? कहना वेलोसिटी एक सदिश राशि होती है। मैं भी सदिश और अदिश आपको पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, सदिश और अदिश। आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर देखिए, क्या लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर है। बिल्कुल एकदम सही बात है। माना कि हम एक नया लंबाई का मात्रक लेते हैं, हमने कोई नया मात्रक लंबाई का ले लिया जो x मीटर के बराबर है। मान लीजिए मैंने थोड़ी देर लिए मैंने कोई भी मात्रा ले लिया, मैंने मान लीजिए योडी ले लिया या फिर मीना ले लिया, कुछ भी ले लिया। तो मैंने कहा लंबाई का मैंने नया मात्रक ले लिया योडी, और 1 योडी किसके बराबर है सर? 1 योडी x मीटर के बराबर है। मैंने ये माना सवाल के अनुसार। तो बोला जा रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल नए मात्रक में क्या होगा? सर मुझे 1 मीटर स्क्वायर चाहिए, तो एक काम करिए ना, आप मुझे यहां से 1 मीटर निकाल के दिखाओ। पहले 1 मीटर, तो 1 मीटर मैं निकाल के दिखाऊं तो 1 मीटर निकल के आ जाएगा मेरे भाई 1/x योडी आ जाएगा। लेकिन मुझे तो 1 मीटर स्क्वायर चाहिए, तो दोनों का स्क्वायर करा दो। तो 1 मीटर स्क्वायर बताइए किसके बराबर हो जाएगा सर? 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा 1/x² और योडी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कितना आसान है। तो इसका सही आंसर किसके साथ जाएगा? 1/x² के साथ, कि जो आपने नया मात्रक बनाया उस नए मात्रक में 1 मीटर स्क्वायर का मान 1/x² आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, क्या बोला जा रहा है? x बराबर लिखा हुआ है a + bt + ct² + dt³। ये लिखा हुआ है। x बराबर लिखा हुआ है a + bt + ct² और प्लस dt³। देखो तुमसे बोला क्या जा रहा है? a और dt बीमा बताइए। आसान सवाल है। देखो a t बीमा और dt बीमा, हाँ तो मेरे भाई a t बीमा तो डायरेक्ट देखो x के बराबर हो जाएगी। तो a t बीमा तो किसके बराबर आ रही सर? a t बीमा l के बराबर आ रही। चेक कीजिए। और अगर मैंने dt³ की बीमा पूछी थी, बताइए dt³ यानी dt बीमा क्या होनी चाहिए? तो dt³ की बीमा भी x के बराबर बता दो, तो dt बीमा हो जाएगी x/t³ और x का मतलब l, t³ नीचे था ऊपर जाएगा माइनस कर देगा L⁻³ यानी इसका सही आंसर बी वाले उत्तर के साथ जाएगा। देख लो a बीमा l है लेकिन dt बीमा L⁻³ हालांकि हम लोग bt और इनकी भी बीमा निकाल सकते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से निकलाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर। हम लोग धीरे धीरे देखो सारे के सारे क्वेश्चन देखिए, पढ़ाने का तरीका यही है हम लोग का।
बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की जब भी हम लोग बात करेंगे तो हम लोग कह रहे थे कि हर चैप्टर को इतना डिटेल में पढ़ने वाले हैं ना, सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा और ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यदि E बराबर ऊर्जा है, G बराबर वृत्तीय त्वरण है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, तो E बटे जी टी विमा बताइए। तो तुमसे इस बार पूछ रहा है कि E डिवाइड बाई जी टी विमा बता दो, बताओ। तो कहना E का मतलब क्या होता है सर? E का मतलब होता है ऊर्जा, मतलब न्यूटन मीटर। ठीक है सर, G का मतलब क्या होता है? जी टी विमा होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ऊपर पहुंच जाएगा। चलिए बताइए, तो न्यूटन मीटर से न्यूटन मीटर कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर बटे मीटर, किलोग्राम स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर, देख लो। अच्छा, किलोग्राम स्क्वायर की बात करते हैं कि किलोग्राम स्क्वायर क्या है, तो कहना किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा m2 डिवाइड बाई मीटर l, ये हो जाएगा। लेकिन ये ऊपर जाएगा जिसकी वजह से आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, m2 l की पावर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़िए, बताइए निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से बताइए कौन सा कथन सही है, सवाल ये है। तो बोला जा रहा है कि 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉन इतना, 1 प्रकाश वर्ष इतना। हाँ, अब बता रहा है कौन सा कथन से। देखो, 8 फर्मी में 10⁻15 मीटर होता है, यह बात एकदम सही है। फिर 8 एंगस्ट्रॉन की बात करते हैं कि बताइए 8 एंगस्ट्रॉन में क्या है? तो सर 8 एंगस्ट्रॉन में 10⁻10 मीटर होता है, ये बात एकदम सही है। बट 8 मीटर में क्या होता है? कहना 8 मीटर में 10⁻2 सेंटीमीटर होता है, और 10⁻2 सेंटीमीटर होने की वजह से 10⁻8 सेंटीमीटर भी हो जाएगा ये। सर ये भी एकदम सही है। सर 1 प्रकाश वर्ष में क्या होता है? अगर मैं बात 8 लाइट ईयर की करता हूं तो 1 प्रकाश वर्ष में क्या होता है, तो आप सीधा सीधा कहना सर 1 प्रकाश वर्ष का मतलब होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। लेकिन अगर इसी मीटर को किलोमीटर बनाया जाए तो 10⁻12 लिखोगे। चेक कीजिए, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट हमारे एकदम सही आ रहे, ऑप्शन नंबर डी के साथ। ओके, तो बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग था, बाकी है तीनों पॉइंट सेम एक जैसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, बताइए इसका आंसर बताइए। भौतिक राशि पीटी, भौतिक राशि पीटी समय पर निर्भरता निम्न समीकरण P बराबर इतना 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 दिया गया है, बताइए इनमें से कौन सा पॉइंट सही है ना। तो इन्होंने जो इक्वेशन दी है वो दी है P बराबर P0 और आगे लिखा है e की पावर ब्रैकेट में माइनस का अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ये तो बोला जा रहा है कि PT समय पर निर्भरता दी गई है, और बताइए अगर अल्फा नितांक है तो नितांक अल्फा के बारे में बोला जा रहा है। देखो P बराबर P0 e की पावर अल्फा टी स्क्वायर। देखो बहुत सीधी सी बात सुनो, e की पावर में जो कुछ भी होता है, e की पावर में जो कुछ भी होता है सर उसकी कोई यूनिट नहीं होती। e की पावर में जो कुछ भी होता है उसकी सर कोई यूनिट नहीं होती। क्लियर है? तो आप मुझे जल्दी से बताइए, अगर मैं अल्फा की यूनिट पूछूं तो अल्फा की यूनिट 1/t स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। सीधी सी बात है यार, अगर अल्फा टी स्क्वायर की कोई यूनिट नहीं है तो अल्फा बराबर टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर नहीं है तो अल्फा की विमा टी की पावर -2 कर दो भाई। 1/t स्क्वायर को टी की पावर -2 तो किया जा सकता है, तो अल्फा की विमा टी की पावर -2 के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका आंसर क्या है। एक विमीय रूप से भिन्न 3 भौतिक राशि PQR का कौन सा संयोजन अर्थपूर्ण राशि नहीं हो सकता? विमीय रूप से भिन्न 3 भौतिक राशि PQR का संयोजन कौन सा एक अर्थपूर्ण नहीं हो सकता, है ना। इन्होंने बोला कौन सा एक अर्थपूर्ण नहीं हो सकता, ध्यान से सुनना एकदम कायदे के साथ, कौन सा अर्थपूर्ण नहीं हो सकता। कहना अगर तीनों भिन्न भिन्न राशियां हैं तो उनका जो जोड़ना है, उनका जो घटाना है, कभी भी वो अर्थपूर्ण नहीं हो सकता। बताओ, कभी भी नहीं हो सकता। तो आप बताइए, अगर PQR अगर अलग अलग भिन्न भिन्न मात्रा है उनके, तो P-Q जहां कहीं भी आया है ये हमेशा गलत होगा, जबकि P इंटू Q आ सकता है। जैसे कि देखो P इंटू Q आया है, देख लो आया ना, P इंटू R आ सकता है। लेकिन अगर दो अलग अलग मात्रा हैं तो उनका जोड़ना घटाना कभी भी अर्थपूर्ण नहीं हो सकता। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
समीकरण P बराबर देखो क्या लिखा हुआ है, समीकरण P बराबर लिखा हुआ है घनत्व डिवाइड बाई अल्फा, ये लिखा हुआ समीकरण P बराबर लिखा हुआ है घनत्व डिवाइड बाई अल्फा, ये है। तो बोला जा रहा है कि जहां P दाब है, अल्फा ये है, फलाना डेटाना। अच्छा, इन्होंने क्या बोला है, अल्फा की विमा बताइए, निकल आएगा कैसे? पहले आप मुझे बताइए दाब का मात्रक क्या होता है, कहना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। घनत्व का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और मुझे किसकी विमा चाहिए, सर मुझे अल्फा की चाहिए। ठीक है, अब अल्फा की विमा चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ कट्टम पिट्टी कर देते हैं, जैसे कि मीटर स्क्वायर से 8 मीटर स्क्वायर कैंसिल। अल्फा बराबर आ जाएगा न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम। याद दिया, बताइए न्यूटन मीटर की विमा तो डायरेक्ट पता होती भाई सबको। सर न्यूटन मीटर की विमा होती है जूल के बराबर, जिसको ml2t-2, नीचे किलोग्राम मतलब m, देख लो। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ L2t⁻², ये आ जाएगा L2t⁻², ये आ जाएगा L2। अब देखो यहाँ इन्होंने मिस्टेक की है, L⁻², T2 ये गलत ले, अरे तो आप इसको सही कर लेना, ये सही कर लेना, यहाँ होना चाहिए था L2t⁻²। तो थोड़ा सा ये टाइप इन मिस्टेक है, आप इसको सही कर लीजिए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 61 नंबर। यदि लंबाई, वेट और बल के मात्रक को आधा कर दिया जाए, यदि लंबाई, वेट और बल के मात्रक को क्या कर दिया जाए बच्चा, आधा कर दिया जाए, तो शक्ति का मात्रक क्या होगा? तो लंबाई को भी आधा करना है, वेलोसिटी के मात्रक को भी आधा करना है, और बल के मात्रक को भी आधा करना है। देख लो, तो बोला जा रहा है कि बताइए शक्ति का मात्रक क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे इसको? तो कहना शक्ति का मात्रक तो F इंटू वी होना चाहिए, F इंटू वी, या फिर सीधा सीधा शक्ति का मात्रक अगर मैं देखूं, लंबाई, वेट और बल के मात्रकों को आधा कर दिया जाए, तो बताइए शक्ति का मात्रक क्या हो जाना चाहिए? इन सब के मात्रक को आधा करना है। तो सर शक्ति का मतलब होता है जूल, जूल का मतलब होता है न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर पर सेकेंड। बच्चा इसका जो सही आंसर जाएगा ना, देखो देखो, या फिर आप पावर का फॉर्मूला सोचिए, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये होता है ना। तुमने फोर्स को भी आधा किया है, वेलोसिटी को भी आधा किया है, तो आंसर 8/4 के साथ जाएगा। यहां लंबाई का कोई मत, तो 4 गुना गलत है लिखा हुआ है ना, 4 टाइम्स, जैसे कि ये इन्होंने इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, क्वाड्रपल का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है ना। तो ये आपका सही है, लेकिन इसको हिंदी में 4 गुना लिखा है, गलत लिखा है, तो आप इसको 1/4 कर लेना, है ना। ये थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक विशेष प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय इकाइयों को 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम और 0.1 सेकेंड चुना दिया। बल की इकाई के बारे में बताइए क्या होनी चाहिए, बल की यूनिट बताइए क्या होनी। तो मेरे भाई बताओ, अगर मैं बल की बात करता हूं तो किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक है, तो ग्राम कितना है सर? ग्राम है 10 ग्राम, सेंटीमीटर 10, और सेकेंड कितना है 0.1। अच्छा 0.1 का मतलब हो गया 10⁻², सेकेंड स्क्वायर, थोड़ी स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा ना। तो फाइनली बताइए कितना हो जाएगा? सर ये फाइनली हो जाएगा, सर ये फाइनली हो जाएगा यहाँ से, हाँ -2, बस इतना। तो ये फाइनली हो जाएगा 10⁴ ऊपर, ये ऊपर जाएगा, और आगे मात्रक क्या हो जाएगा? आगे मात्रक हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ, अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। सर आपको एक बात पता है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? तो कहना अगर मैं 1 न्यूटन की बात करता हूं कि बताइए 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो सर 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन। और ये क्या है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है? कहना ये तो सर डाइन होता है, ये तो डाइन होता है। अगर 10⁻, ये डाइन है और वो भी 10⁻4 आ गया, तो 10⁻4 बना दो इसको, तो 10 से डिवाइड कराना पड़ेगा, तो 8/10 न्यूटन, और यहां पर आ जाएगा 10⁻4 डाइन। देखो आ गया, तो 10⁻4 डाइन किसके बराबर हो गया? 8/10 न्यूटन के बराबर हो गया, यानी आंसर 0.1 न्यूटन है ना। तो कुछ नहीं था ये सवाल, जो कुछ दिया गया था हमने उसको डायरेक्ट पुट किया,
फिर वो डाइन में आया, और जब डाइन में आया तो हमने उसको कैलकुलेट कर लिया है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी भौतिक राशि की विमाएं m की पावर 0, b की l की पावर नहीं, m की पावर 0 नहीं, m की पावर a, मैं अलग से लिखता हूं थोड़ा सा। यदि किसी भौतिक राशि की विमाएं m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c है, तो भौतिक राशि होगी, तो भौतिक राशि कैसी होगी। अब देखो इन्होंने बल, दाब, त्वरण सब दिया गया है ना। तो मैं आपको एक काम करता हूं, इन सब की विमाएं निकालती रख देता हूं। जैसे कि बल की विमा क्या होती है सर, बल की विमा होती है ml(t-2), वो आप चेक करते रहना। दबाव की विमा क्या होती है ml-1 t-2। वेग की विमा क्या होती है m की पावर 0 l(t-1). त्वरण की विमा क्या होती है m की पावर 0 l(t-2), ये होती है। आंसर दीजिए। तो a की पावर 0, यहां a की पावर 0 नहीं है, गलत। a की पावर 0, यहां m की पावर 0 नहीं है, गलत। सुनना है ना। a की पावर 1, यहां m की पावर 0, गलत। m की पावर 0, यहां a की पावर 0, देख लो 1t। हाँ, ये आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, एकदम सटीक सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर। देखिए क्या बोला जा रहा है कि विमीय विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन गलत है। बताइए, विमीय विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन गलत है, यानी जो स्टेटमेंट होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला का स्टेटमेंट होता है, उसके अनुसार कौन सा कथन गलत है। तो पहला लिखा है गुरुत्वाकर्षण बल प्लस विद्युत बल। हाँ सर, ये तो सही है, दो बल आपस में जुड़ सकते हैं सर, ये बात एकदम सही है। अगला देखिए क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण और विद्युत बल के कारण त्वरण। हाँ, ये भी सही है सर, दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता, बच्चा इनका मल्टीप्लाई तो हो सकता है, योगफल नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के मात्रक अलग अलग होते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जबकि इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। अब दोनों को तुम मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन कभी भी जोड़ नहीं सकते। तो प्रश्न ये था कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन में, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया। देखिए सवाल क्या है कि बल F बराबर T इतना है, और इन्होंने एक इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन दे रखी है F बराबर A cos bx और प्लस क्या है C sin dt। प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि d/b का विमीय सूत्र क्या होना चाहिए, d/b। तो आप मुझे बताओ, पहले आप सबको एक बात बताना चाहिए कि कॉस के अंदर जो कुछ भी होगा, साइन के अंदर जो कुछ भी होगा, उसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता, पता है ना। तो मुझे बताइए, अगर मैं x का विमीय सूत्र पूछूं तो 1/b के बराबर होगा, और यहाँ टाइम थीटा या x का ना पूछकर मैं b का पूछूं, b का विमीय सूत्र 1/x के बराबर होगा, और d का विमीय सूत्र 1/t के बराबर होगा। समझो। लेकिन इन्होंने पूछा क्या है सर, इन्होंने पूछा है d/b। d/b, मुझे d/b करना है। तो जैसे डिवाइड बाई करेंगे तो मुझे जो नजर आ रहा है वो x/t नजर आ रहा है। अच्छा, x का मतलब क्या होता है मीटर, और t का मतलब सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड होता है lt⁻⁻1। m की पावर 0 तो हो रही होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन lt⁻⁻1 भी होगा। बात समझ रहा। तो यहां पर यूनिट वाला जो चैप्टर अभी आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में चल रहा था, उससे मैंने लगभग 65 क्वेश्चन सोल्व करा दिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आपको करना क्या है कि सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ लेना, इसकी असाइनमेंट बगल में मिल जाएगी, उसके बगल में रेटिंग भी होगी, उस रेटिंग पे जाके रेटिंग कीजिएगा। इसके बाद का जो अगला चैप्टर है ना, वो वेक्टर है, हम लोग वेक्टर को पढ़ेंगे इसके बाद, है ना। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।